बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मोटिवेशन। साइकोलॉजी का टॉपिक है ये। मोटिवेशन मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मोयर से शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का क्या शब्द है? या तो मोटम या मोवेयर, है ना, जिसका अर्थ होता है गति करना या आगे की ओर बढ़ना, यानी कि टू मूव। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य और निश्चित व्यापार करने के लिए अग्रसर करता है। अभिप्रेरणा की प्रकृति सदैव आंतरिक होती है। अब इतनी देर से हम ये शब्द पढ़ रहे हैं, अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा, तो हम जो शब्द इसको पहली बार सुन रहे हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा होता क्या है। तो ये वो दशा है जिसमें व्यक्ति, एक निष्क्रिय व्यक्ति भी सक्रिय होकर कार्य करने को उत्सुक होता है। उसके पीछे जिस उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि वो उसको काम काम करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। किसी काम के प्रति निष्क्रिय हो गया व्यक्ति, उस काम के लिए उसको प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। ठीक है। परिभाषाएं। मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड की जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक शब्द का चयन करना है, ऊर्जा परिवर्तन। क्रेच व कैचफील्ड, उसमें देखना है अपने को क्यों। और गुड साइंटिस्ट में क्या ढूंढना है अपने को? प्रारंभ, जारी और नियंत्रित, तीन शब्द इसमें हो तो वो गुड की परिभाषा है। अगले साइंटिस्ट है वुडवर्थ। उन्होंने योग्यता प्लस अभिप्रेरणा के आधार पर दिया है उपलब्धि या निष्पत्ति। मैकडोगल मैकडोगल जैसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा का शब्द आ जाए वो मैकडोगल का है। और स्किनर का है राजमार्ग। अब हम देखते हैं मैकडोनाल्ड की परिभाषा। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। जैसा हमने इसके कहा था कि एक शब्द में इसका चयन करना हो तो कैसे पहचानेंगे कि ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। कोई निष्क्रिय व्यक्ति बैठा हो, उससे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, उसके अंदर उत्साह पैदा करें, तो जो भी काम करना हो चाहे उत्साह से दुगनी शक्ति के साथ करता है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कुछ करने की इच्छा जागती है ना। तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। क्रेच और कैचफील्ड। अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों क्या प्रश्न है। जब क्रेच और कैचफील्ड ने इसकी जो डेफिनेशन दी है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें कोई कार्य क्यों करना है ना, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, जब हमें ये पता चलने लग जाता है तो इन्होंने बताया है कि अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। गुरु। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित बनाए रखने की प्रक्रिया है। क्या है अभिप्रेरणा? कोई भी काम हो उसको प्रारंभ करना। यदि हम घर पे बैठे बैठे सिर्फ सोचते ही रहें तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने सोच लिया कि हम इसे प्रारंभ करना है, लगातार करना है और आगे तक पहुंचाना है, तो हम उसकी शुरुआत भी करेंगे, कंटिन्यू भी करेंगे और नियंत्रित परिस्थितियों में उसे आगे बढ़ाएंगे भी सही। ठीक है ना। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित बनाए रखने की प्रक्रिया है। उसके बाद आते हैं वुडवर्थ महोदय। किसी योग्यता के साथ जब अभिप्रेरणा का समावेश होता है तो वह उपलब्धि या निष्पत्ति में बदल जाता है। किसी योग्यता के साथ हमारे अंदर, जैसे किसी ने डिग्री ले रखी हो टीचर की, और फिर वो निष्क्रिय बैठा हो कि अब डिग्री ले ली लेकिन अब मैं क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो नंबर भी नहीं आएगा, इस तरह की बेकार की बातें सोचने के साथ उसकी जगह उसको क्या करना चाहिए कि नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे देश के लिए, समाज के लिए, देश के बच्चों के लिए, भावी नागरिकों के लिए बहुत कुछ करना है। इस तरह की भावनाएं उसके मन में जब आने लग जाती है तो वो एक उपलब्धि को हासिल कर सकता है। तो जो उसकी योग्यता थी उसमें अभिप्रेरणा को डाला, यानी कि उसे मोटिवेट किया, तो उसने एक उपलब्धि को हासिल कर लिया। तो किसी योग्यता के साथ जब अभिप्रेरणा का समावेश होता है तो वो उपलब्धि या निष्पत्ति में बदल जाती है। इसके बाद आते हैं स्किनर महोदय। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। स्किनर महोदय कहते हैं अधिगम यानी होता है सीखना, है ना। जब हम किसी काम को करने के प्रति प्रेरित होंगे
तो उसे सीखना भी चाहेंगे, तो सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मैक्डूगल महोदय कहते हैं, अभिप्रेरणा व शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कोई व्यक्ति किसी को बहुत कुछ आता है परंतु करना नहीं चाहता है ना? तो उनको करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना, तो उसके लिए इसके दिमाग का भी यूज़ करेगा वो और शरीर का भी यूज़ करेगा। तो अभिप्रेरणा में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद आते हैं वुडवर्थ महोदय। अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है जिसे बाह्य कारकों के द्वारा विकसित या स्फुटित किया जाता है। जब भी हमारे अंदर अभिप्रेरणा जागृत होती है, यानी कि प्रेरणा या मोटिवेशन जागृत होता है, कोई हमें प्रोत्साहित करता है, तो हमारे आंतरिक बल यानी कि अंदर की वो फीलिंग्स है, वो भावनाएं हैं जो हमें करके दिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है। करके दिखाने पर प्रस्फुटित होती है, यानी कि हम दिखा, पहले मन में वो भाव आते हैं, हम प्रेरित होते हैं कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, हमारे अंदर इच्छा शक्ति प्रबल हो चुकी है, अब हम इस कार्य को कर पाएंगे। तो क्या होता है कि बार जो हम उसे फिर अपने दिमाग से और अपने शारीरिक बल से और अपने इसको विकसित विकसित करते हुए प्रस्फुटित करते हैं, यानी कि वो सामने की कार्य रूप में सामने आ जाता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है जिसे बाह्य कारकों के द्वारा विकसित या प्रस्फुटित किया जाता है। बर्नार्ड महोदय कहते हैं कि जिस लक्ष्य के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं होती, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ये भी प्रेरणा है। कितनी बार क्या होता है कि कोई लक्ष्य जिसे हमारी कोई रुचि नहीं है ना, लेकिन किसी ने हमें जगाया, उस लक्ष्य के प्रति जागरूक किया, प्रोत्साहन दिया, तो उस लक्ष्य के प्रति हमारे अंदर जो उत्तेजना जागी कि नहीं नहीं हमें तो ये सब करना ही है, बड़ा अच्छा होगा इससे करने से, है ना? तो वो जो उत्तेजना जगी हमारे अंदर, वही अभिप्रेरणा है। वुडवर्थ। अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो हम जो प्रोत्साहन करने की, हमारी देशी भाषा में हम बोल सकते हैं प्रोत्साहन देना, है ना? यानी कि अंदर से व्यक्ति को जागरूक करना, उसे मोटिवेशन देना। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यदि हमारी पढ़ने की इच्छा है, या किसी बालक की पढ़ने की इच्छा है, तो क्या करेगा वो विद्यालय जाने को तैयार होगा और वहाँ ध्यान से पढ़ाई करेगा। या हम कोई डिग्री लेके बैठे हैं, सिविल इंजीनियर की डिग्री, लेकिन जब तक डिग्री लेके बैठे हैं, जब तक काम नहीं चलेगा, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। उपयोग करने के लिए हमारे अंदर नीचे के नहीं, बेस्ट से बेस्ट डिजाइन बना सकता हूँ, उसे कार्य रूप में परिणित कर सकता हूँ, उसे दुनिया को दिखा सकता हूँ। जब तक हम हमारे जो हमारी जो दशा है उसको निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं लगा देंगे, व्यवहार रूप में काम में नहीं लेंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो जो निश्चित उद्देश्य और व्यवहार के में काम में रह लेते हैं, उसके लिए जो प्रेरणा जागती है हमारे अंदर से, जो इच्छाएं जागती है, वही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा के प्रकार। पहला है सकारात्मक, इसको आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा, क्या कहेंगे अपन कि बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा है। जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है, उस पर बाह्य कारकों का कोई दबाव नहीं होता, तो ऐसी भी प्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या होता है कि जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है ना, जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है, उस पर बाह्य कारकों का कोई दबाव नहीं होता, तो ऐसी अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। मतलब बालक के अंदर स्वयं करने की इच्छा है, उसपे उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम ये करो ही सही, नहीं तो मुझे करना ही पड़ेगा, इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है। तो वो जो इच्छा उसके अंदर से जागी है, वो सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। यह शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिप्रेरणा है। इस अभिप्रेरणा से होने वाली अधिगम स्थायी व उत्कृष्ट कोटि का होता है। जैसे किसी बालक के कंप्यूटर चलाने में रुचि है, लेकिन हम उसकी रुचि को कौन सी दिशा दे सकते हैं कि नहीं तू बेटा ये भी सीख, इसमें कंप्यूटर में वो लैंग्वेज भी होती है, वो भी सीख, वो भी सीख, और बालक उसमें सीखता चला जा रहा है।
तो उसके अंदर की इच्छा है कि उसकी रुचि को हमने सही दिशा दे दी है, बाकी वो अपना काम अपने आप कर रहा है, तो ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है। दूसरी होती है नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा। जब किसी बालक को बाह्य दबाव, प्रलोभन, पुरस्कार, दंड, भय देकर कोई कार्य करवा देता है। जैसे प्रलोभन क्या, अपन क्या देते हैं कि नहीं तो है ना 10th में 80% ले आएगा ना तो मोटरसाइकिल दिलवाऊंगा, बोलते हैं ना अपन बच्चों से। अच्छा तो ये काम कर लेगा तो तुझे ये मिलेगा। तो ये जब किसी बालक को बाह्य दबाव, प्रलोभन, पुरस्कार, दंड, भय देकर कोई कार्य करवाया जाता है तो वह नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। इससे होने वाला अधिगम अस्थायी व निम्न कोटि का होता है। ऐसा अधिगम नियमित नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी के दंड या भय से, जैसे कि और तेरे पढ़ने नहीं बैठेगा तो अभी तेरे पापा आ जाएंगे और तुझे मारेंगे, जल्दी से पढ़ने बैठ जा। तो वो डर से बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, स्वयं की इच्छा से नहीं। ठीक है ना? तो वो कौन सी होगी? नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक, पथ प्रदर्शक, हृदय, स्वर्ण पथ, राजमार्ग, सर्वोत्तम सोपान होता है। क्या विशेषता है अभिप्रेरणा की? कि अभिप्रेरणा जो होती है अधिगम का मुख्य चालक है। जब मन में इच्छा होती है तो हम कुछ सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है? तो ये क्या हुआ? एक तो चालक हो गया, पथ प्रदर्शक हो गया, हमारे हृदय की इच्छाएं होगी, स्वर्ण पथ हो गया यानी कि कुछ कर पाने की इच्छा, उसे उसमें निपुण होना, राजमार्ग, सर्वोत्तम सोपान होता है। दूसरी जो विशेषता है इसमें अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, अर्थात लक्ष्योन्मुखी होता है। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका लक्ष्य होता है। जैसे कोई बालक के मन में शुरू से ही ये बैठ जाए, किसी को देखकर, किसी बालक ने अपने मोहल्ले में देखा कि उनके यहाँ कोई अधिकारी आया है और उसकी बात सब मान रहे हैं, तो बालक के मन में शुरू इच्छा जाग गई कि काश मैं भी ऐसा ही अधिकारी बनूं और मेरी बात सब माने। तो वो अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यापार लक्ष्य से निर्धारित मतलब बचपन से एक लक्ष्य बन जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो लक्ष्योन्मुखी होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतरता होती है। जब व्यक्ति कोई अपने आप से भी प्रेरित होता है, स्वयं से भी प्रेरित होता है, तो वह उसी प्रकार की क्रियाएं करने लगता है और वो रेगुलर बार बार उन्हीं क्रियाओं को करता है और उसमें निपुण होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति के व्यवहार में चयनात्मक क्रियाएं होती है। व्यक्ति की सभी क्रिया या कार्य लक्ष्य से संबंधित होते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है, क्योंकि अभिप्रेरित व्यक्ति के व्यवहार में कार्य के प्रति उत्तेजना होती है। अभिप्रेरणा में जिज्ञासा या उत्सुकता का होना आवश्यक है। अभिप्रेरणा भावात्मक पक्ष अधिक उग्र हो जाता है। जब हम कोई कार्य करने लगते हैं तो उससे हमारी भावनाएं जुड़ने लग जाती है और वो उसी हमारी भावना को हम अपनी और दूसरों की भावना को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो वो लक्ष्योन्मुख हो जाती है और जो भावनात्मक पक्ष है जो उग्र हो जाता है। अभिप्रेरणा के स्रोत, संगठक या संगठन। आवश्यकता। आवश्यकता किस चीज़ की है? नीड, भोजन, पानी, नींद, है ना? इसके लिए क्या होगा? अंतर्नोद, प्रणोद, है ना? तो अंतर्नोद जब भोजन, तो क्या होगा? भूख लगेगी, पानी चाहिए तो प्यास लगेगी, और नींद की इच्छा है तो मतलब कोई थकान होगी तो नींद भी आएगी। ठीक है? उद्दीपक क्या है? यदि भूख लग रही है तो क्या चाहिए हमें? व्यंजन। व्यंजन हमारे सामने रखेंगे, हमें भूख लग रही है, हम व्यंजन का उपयोग कर लेंगे। पानी, प्यास लग रही है तो पानी चाहिए, और थकान और नींद आ रही है तो हमें विश्राम की आवश्यकता है। ठीक है? मनुष्य के शरीर की रक्षा, सुरक्षा और जीवन यापन के लिए जो मूलभूत जरूरत होती है वह आवश्यकता कहलाती है। मतलब मनुष्य के शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? भोजन, पानी, नींद। ठीक है? तो मूलभूत जरूरत है, आवश्यकता कहलाती है। जैसे भोजन की आवश्यकता, नींद की आवश्यकता और पानी की आवश्यकता। अभेद चालक, ड्राइव। आवश्यकताओं के फलस्वरूप मनुष्य के शरीर में जो तनाव उत्पन्न होता है, जब इन इन चीज़ों को चाहने के लिए हमारे मन में जो तनाव उत्पन्न होता है उसे चालक कहा जाता है। यदि भोजन चाहिए तो क्या होगा? भूख लगेगी,
पानी चाहिए तो क्या होगा, प्यास लगेगी तभी पिएंगे, और थकान का अनुभव होगा तभी हम नींद की ओर सोचेंगे। उद्दीपक क्या है? आवश्यकता के फलस्वरूप जो चालक तनाव उत्पन्न होता है, उसे शांत करने के लिए प्राप्त किए गए विधायक कारक उद्दीपक कहलाते हैं, जैसे भोजन, पानी, विश्राम आदि। प्रेरक। प्रेरक और बाह्य आंतरिक कारक जो भी प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, प्रेरक कहलाते हैं, है ना। कोई भी ऐसा कारक हो, या तो बाह्य हो या आंतरिक। बाह्य यानी हमें बाहर से मोटिवेशन मिला हो, है ना, किसी को देख के मिला हो, किसी को समझ के मिला हो, किसी की इच्छाएं, किसी के भाषण से उन्मुख होकर मिला हो, या किसी भी तरीके से। आंतरिक यानी कि हमारे अंदर से जो इच्छाएं जागृत हो रही हो, ठीक है, तो वो अभिप्रेरणाएँ उत्पन्न करते हैं, तो प्रेरक कहलाती है। जैसे जन्मजात, स्वाभाविक, प्राकृतिक, सकारात्मक, आनुवांशिक प्रेरक। पहली तो कौन सी होती है? जन्मजात। किसी में कहता है अरे भाई इसके तो पिताजी भी ऐसे थे तो बच्चा भी ऐसा ही बनेगा, बोलते हैं ना हम कि बच्चे में जरूरी गुण आया होगा, है ना। कुछ होती है स्वाभाविक, और कुछ होते हैं प्राकृतिक, ठीक है। कुछ सकारात्मक और अनावंशिक प्रेरक होते हैं। दूसरा होता है अर्जित, अस्वाभाविक, कृत्रिम, नकारात्मक, वातावरणीय प्रेरक। कितनी बार एक कहते हैं कि है ना, अरे इसको तो वातावरण अच्छा मिला, अच्छा नहीं मिला, नहीं तो बहुत कुछ कर सकता था, तो उसको उस वातावरण में ले जाया जाए, उससे वो सीखे, तो वो अर्जित, अस्वाभाविक, कृत्रिम, नकारात्मक और वातावरणीय प्रेरक, ठीक है। तीसरा हम पढ़ते हैं इसमें मनोवैज्ञानिक प्रेरक, यानी कि हमारी साइकोलॉजी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा हो, ठीक है। देखते हैं आगे। अब्राहम मेस्लो के अनुसार जन्मजात प्रेरक भूख, प्यास, नींद, क्रोध, प्रेम, कामेच्छा आदि। तो जन्मजात में कौन कौन सी चीजें आ गई? एक तो भूख आ गई, प्यास आ गई, नींद आ गई, क्रोध आ गई, और कहते हैं ना इसका तो गुस्सा बिल्कुल इसके पापा की तरह गया है, और ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसके मम्मी पापा दोनों इंटेलिजेंट है, बोलते हैं इस तरीके से। तो ये जन्मजात है, भूख, प्यास, नींद, क्रोध, प्रेम, कामेच्छा आदि। अर्जित प्रेरक आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, रुचि, आदत, सामुदायिकता आदि। अर्जित प्रेरित क्या है? जैसे किसी को देख के अधिकारी को देख कर ऐसे बोल रहे कि कलेक्टर साहब जब भी इधर से निकलते हैं इनके चार गार्ड इधर करते, चार गार्ड इधर खड़े रहते हैं, एक गाड़ी दरवाजे पे खड़ी रहती है, इनको कहीं जाना हो तो ऐसे जाता है, तो उसको देख देख के वो अर्जित करने की इच्छा कि नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हो, हमारे आगे पीछे भी गार्ड खड़े हो, ठीक है ना। तो वो तो आत्मसम्मान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, प्रतिष्ठा के लिए, पुरस्कार, रुचि, आदर, सामुदायिकता आदि। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। थॉमसन ने दो प्रकार के बताए, एक तो स्वाभाविक है जो मानव के स्वयं से ही जागृत हो रहा है, और एक कृत्रिम है जो बाद में सीखा गया है। गेरेट के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होने वाले संवेग, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि। मनोवैज्ञानिक प्रेरक तो जैसे हमारे मन की दशाओं पे प्रभाव पड़ रहा हो, है ना। तो मन की दशाओं में क्या, किसी से डर के हमने कोई काम किया हो, गुस्से में किया हो, प्रेम के वश किया हो, या घृणा करके किया हो, तो मनोवैज्ञानिक होता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मूल आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं से होता है। मनुष्य की आवश्यकताएं उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। कैसे होती है? कि मनुष्य की आवश्यकता ये सत्य है, मनुष्य को क्या चाहिए, यदि उस किसी चीज़ को पाने की चाह है, उसकी आवश्यकताएं महसूस हो रही है, तो उस क्रिया करने के लिए वो प्रोत्साहित होता है, प्रेरित होता है, ठीक है। दूसरा है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ये किसने दिया था? मैकडूगल ने, और कहा था कि मूल प्रवृत्ति के आधार पर प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। इसके बाद है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। व्यक्ति के अचेतन मन में उपस्थित दमित इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं, संवेग, मूल प्रवृत्तियां उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित। दमित इच्छाएं, जैसे किसी के अंदर बचपन से ही कुछ बनने की, खिलाड़ी बनने की इच्छा हो, और उसको खेलने की खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं मिला हो, उचित वातावरण नहीं मिला हो, तो क्या होगी? तो उसकी जब वो
कहीं जाएगा और उसको वो सब वातावरण मिलेगा, तो अपने आप उसके जो दमित इच्छाएं थी, उसके अंदर इच्छाएं दबी थी उनके प्रति, वो अपने आप धीरे 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 उसमें आगे बढ़ने लगेगा, है ना। तो उसके दमित इच्छाएं या अपूर्ण इच्छाएं, संवेग, उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं कुंठित हुई हो और कहीं उसे प्रोत्साहन मिला हो कि नहीं ऐसा काम करना चाहिए, तो उनको देखिए एकदम से वो करने लग जाए उस काम को। ठीक है ना। मूल प्रवृत्तियां उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे देखते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। डेविड सी एक्सलेंट सहयोगी है इसमें एटकिंसन, होएंगे एंड होएंगे। जीवन में उपलब्धि की चाह में मनुष्य क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को धनवान बनने की चाह है, किसी को खिलाड़ी बनने की चाह है, किसी को अधिकारी बनने की चाह है। तो जो भी उसके अंदर चाह है उसके लिए वो कार्य करने को प्रेरित होता है। प्राणी की जब उत्तेजक के रूप में अपने आमने सामने उपलब्धि दिखाई देती है, अपने सामने उपलब्धि दिखाई देती है, तो वह क्रियाएं करने के लिए प्रेरित होता है। अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत ये दिया था सोल्सबरी व मेलग्रो ने। यदि आपके व्यवहार में किसी कार्य को करने की दक्षता या योग्यता है, तो वह योग्यता आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगला है संतुलन स्थिर का सिद्धांत। चैपलिन, कोकर और एप्पल ने। यदि आपके व्यवहार में संतुलन है, तो वह संतुलन आपको वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। संतुलन यानी न ज़्यादा उग्र होना, न ज़्यादा सुस्त होना, एक नियमित रेगुलर अपने कार्य में दक्ष करते रहना और आगे बढ़ने की इच्छा रखना। तो ऐसी परिस्थितियाँ भी क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बाद है 7वें नंबर पर अभिप्रेरणा का चालक न्यूनता प्रबलन का सिद्धांत। व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति करने अथवा चालक में कमी लाने के लिए लक्ष्य के प्रति प्रेरित होता है। ठीक है। अब चलते हैं अपन अभिप्रेरणा की विधियां या घटक। पहला है रुचि, प्राथमिक तत्व या प्राथमिक घटक। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर उसके प्रति रुचि होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, प्रभावी मनोवैज्ञानिक विषयानुसार। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण हमारे कहते हैं ना, अरे वो तो उस स्कूल से पढ़ के आया है, बड़ा अच्छा स्कूल है, वहाँ के बच्चे तो बड़े संस्कारी होते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि यूँ कहते हैं कि उस विद्यालय का वातावरण बड़ा अच्छा था, तो बच्चे ने बहुत अच्छे संस्कार वहाँ से लिए होंगे। तो विद्यालय का वातावरण भी कितनी बार इस पे डिपेंड करता है। तो वो अच्छा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। वो जिस विषय की जानकारी लेने के लिए विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है, उसकी संपूर्ण जानकारी विषय अध्यापक द्वारा से मिलनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ, सकारात्मक, व्यक्तिगत, सामुदायिक, है ना। प्रतिस्पर्धा कैसी हो? स्वस्थ हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो कि नहीं इस बार मेरे इतना बना है, अगली बार मैं जरूर क्लास को टॉप करूंगा, या मैंने इस बार मेरा स्टेट पे हुआ है, अगली बार नेशनल और इंटरनेशनल में खेलूंगा। तो अंदर से इच्छाएं जागृत हो इस तरीके की, और आगे बढ़ने की इच्छा हो, और सामुदायिक यानी अपने समूह को साथ में लेने की, और व्यक्तिगत भी होनी चाहिए, स्वयं की सोच हो। ठीक है। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए, जलन या दुर्भावना से नहीं होना चाहिए। इसके बाद है चौथे नंबर पर शिक्षण विधियाँ, सरल, रोचक और बोधगम्य। जो शिक्षण विधियाँ हम काम में लें पढ़ाने के प्रति, सीखने के प्रति, या कोई हमें सिखा रहा है, तो वो जो शिक्षण विधियाँ काम में लें वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें जो विषय समझाया जा रहा है वो हमें सीधा उसमें समझ में आ जाए। इस तरीके से विद्यार्थियों के अनुरूप ढाल के उसे समझाया जाए, तो बोधगम्य हो, रोचक बने और सरल हो। इसके बाद है पुनर्बलन, तात्कालिक, विविधता युक्त, उपयुक्त। ये तात्कालिक कैसे? कितनी बार कोई बच्चा कुछ नहीं करता हो, क्लास में चुप बैठा रहता हो, अब पूरी क्लास को वर्क दिया हो, ये काम करके लाओ और मुझे तुरंत दिखाओ। अब उस बच्चे ने थोड़ा सा ही काम किया हो, तो हमें पता है कि बच्चा सुस्त रहता है, तो हमने तुरंत अरे वाह तूने तो बहुत अच्छा किया, ऐसे करके उसे बोलेंगे, तो क्या हुआ उसके अंदर? अरे मैं तो करना जानता हूँ। तो बालक सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा, उसे पुनर्बलन मिला। ठीक है ना। आवश्यकता का ज्ञान, बालक को विषय वस्तु का भावी जीवन में आवश्यकता से संबंध जोड़कर अध्यापन करवाना चाहिए।
बालक को क्या करना चाहिए? जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसको बालक से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि जो विषय उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसके जीवन में इसका क्या महत्व है। परिणाम का ज्ञान। शिक्षक द्वारा बालकों को भविष्य की काल्पनिक संभावनाएँ दिखानी चाहिए। बालक को ये बताना चाहिए कि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ोगे या ये गेम करोगे या ये चीज़ सीखोगे तो इससे तुम्हें क्या-क्या आगे अप्रोच मिलेगी, क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, आगे कैसे बढ़ सकते हो, देश के लिए क्या कर सकते हो, समाज के लिए क्या कर सकते हो, इस तरह की उसमें संभावनाएँ उसमें प्रेरित करना चाहिए। बालक की मनोवैज्ञानिक दशाएँ। बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। बालक शरीर से और मन से स्वस्थ हो, उसमें किसी भी प्रकार की निश्चकता कमी नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार की निश्चकता होगी तो वो सोचेगा, अरे वो बच्चे तो देखो दौड़ भी रहे हैं, मेरे तो दोनों टांगे ही नहीं है, मैं कैसे दौड़ूंगा, है ना। तो टीचर क्या करे कि नहीं तुम भी कर सकते हो, देखो तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम इससे इस बात में आगे हो, तुम ये सीख सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तो उसको बालक को प्रोत्साहन बराबर मिलना चाहिए। उसके मानसिक स्तर है उसको स्वस्थ रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बालक में खेल की भावना का विकास करना चाहिए। बालक खेल-खेल में सीखेगा या समूह के साथ खेल में 11 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी, तो उन सबके साथ मिलके समूह में जब कार्य करेगा तो उसके अंदर एक समाज के प्रति, देश के प्रति, समुदाय के प्रति भावना का जागरण होगा, तो उसकी खेल की भावनाओं का विकास भी उससे करना चाहिए। बालक को सामाजिक गतिविधियों की ज़िम्मेदारी प्रदान करना चाहिए। बालक को जैसे कभी हर चीज़ का अलग-अलग मॉनिटर बना दे कि इस सब्जेक्ट का मॉनिटर तू है, इस सब्जेक्ट का तू है या स्पोर्ट्स का मॉनिटर तू है, तो बालक अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग बालक बन जाएँगे, तो हर चीज़ की गतिविधियों की ज़िम्मेदारी उनको देना चाहिए समय-समय पर। जैसे स्वच्छता का ध्यान रखने वाला मंत्री तुम है, हर ऐसे कैप्टन बना दे क्लास में, इस तरीके से करके उनको ज़िम्मेदारी देना चाहिए, जिससे वो स्वयं बालक खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें। हम एक क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं कि अभिप्रेरणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन-सा माना जाता है? दोबारा बोल रही हूँ, अभिप्रेरणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन-सा माना जाता है? तो वो होता है बालक की मनोवैज्ञानिक दशाएँ। इसका मतलब है बालक मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से कैसा है, वो उस समय जब हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं। पहले उसका मानसिक स्तर अच्छा हो, स्वस्थ रहे और उसी समय हम उसको मोटिवेट करें सही समय पे, तो बालक बहुत कुछ सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसलिए बालक की मनोवैज्ञानिक दशाएँ उपयुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।